नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत ने 25 जून को इस बार संविधान हत्या दिवस मनाया। भारत में संविधान की हत्या कब हुई थी? वो कहा जाता है 25 जून 1975 को। लेकिन क्या आज हमारा संविधान बिल्कुल जैसा उसे बनाया गया था वैसा ही फॉलो हो रहा है? ये सारे सवाल पिछले कई सालों में, खासकर पिछले 11 सालों में लगातार उठे हैं। इमरजेंसी के दिनों की याद करते हुए हम भूल जाते हैं कि आज की स्थिति क्या है और क्या तब के आपातकाल को आज के आपातकाल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आज हम शो में इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ रहेंगे द वायर के फाउंडिंग एडिटर मिस्टर सिद्धार्थ वरदराजन। सर, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल आपसे है, आप लोगों ने वो समय देखा था जब हम बात करते हैं, कल जब एक कार्यक्रम हुआ, एक बुक लॉन्च था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था, देश की आत्मा को गूंगा, न्यायालय को बहरा और लिखने वालों की कलम से स्याही निकाल दी गई थी। उनकी उन बातों को अगर आप पिछले कुछ बरसों से उनकी तुलना करेंगे तो क्या आप पाते हैं कि अब हम कुछ बेहतर स्थिति में हैं? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जब आपातकाल लगा था तो अमित शाह जी 10 वर्ष के होंगे और मैं 21 वर्ष का था। और मेरे पिता मुझे जबरदस्ती अमृतसर से दिल्ली लेकर आए और कहने लगे मुझे दिल्ली ले चलो। मैंने जाके जेपी के डब्बे में 50 रुपए डालने। मेरे पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे। आज आजादी की लड़ाई लड़ी थी, 2 किताबें लिखी थी उन्होंने, आजाद हिंद फौज और खूनी दौर में। और उनके बहुत पुराने पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके मित्रगण थे। तो ऐसा वहां पर माहौल था उन दिनों, जब जो लोग प्रतिबद्ध थे, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे प्रतिबद्ध तरीके से, वो लोग भी विचलित हो गए थे जी। एलिनेट हो गए थे। और वो अघोषित नहीं थी, वो घोषित इमरजेंसी थी। और 21 महीने के बाद, 21 महीने के पीरियड ने बहुत से ऐसे लोगों को नेता बना दिया जो नेता बनने लायक थे नहीं। इंदिरा गांधी ने अपने ही भविष्य पे सबसे बड़ा आघात किया, इमरजेंसी लगाकर, आपातकाल लगाकर। और लोगों ने उसको करारा ऐसा तमाचा दिया, जब इलेक्शन हुए 21 महीने के बाद तो उसका बेटा भी हार गया इलेक्शन और स्वयं भी हार गए। लेकिन अब आते हैं कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई है कि इमरजेंसी का कोई हीरो था तो जयप्रकाश नारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे इमरजेंसी के हीरो। लेकिन आज के दिन वो रोल भी, मैं समझता हूं, आज का जो तात्कालीन नेतृत्व है बीजेपी का, उसको, उस रोल को भी हथियाना चाहता है। ये इतिहास के साथ बेईमानी। इतिहास के, जब ये बड़ा अध्याय था हमारे इतिहास का, जो इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी की, भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया इसने। हाँ, बदल दिया। लेकिन बदला भी और नहीं भी बदला, क्योंकि सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो आपातकाल के बाद था, वो जो एक पार्टी बनी जिसका नाम जनता पार्टी था, उस पार्टी को इन्हीं लोगों ने शहीद कर दिया, उसका बलिदान कर दिया अपनी महत्वाकांक्षाओं की कसौटी पर। और उसमें सर्वप्रथम पंक्ति में जनसंघ थी, क्योंकि उनकी ड्यूल मेंबरशिप भी तो गिरी थी सरकार। आज के दिन जो उनके सहयोगी हैं एनडीए में, वो इस सवाल को पूछते ही नहीं है, इतिहास को भूल चुके हैं, मजा ले रहे हैं आज के दिन पावर का। तो इसलिए अमित शाह जी जो कह रहे हैं, वो अमित शाह जी का व्यक्तिगत ज्ञान होगा, वो भारत का ज्ञान नहीं है। भारत का ज्ञान ये है कि इंदिरा गांधी ने गलती की, उसकी सजा पाई, इलेक्शन के जरिए हारी, और उस इलेक्शन, उसने अंततोगत्वा भारत को एक सुथरा इलेक्शन दिया। आज सवाल जो उठ रहे हैं वो इलेक्शन प्रोसेस पे उठ रहे हैं, उन संस्थाओं पे उठ रहे हैं जो कि जो मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को बरकरार करने के लिए जरूरी है इस देश में। पॉपुलर डेमोक्रेसी थोड़ी चलती है लोकतंत्र। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के बिना कैसे चलेगा लोकतंत्र? सुप्रीम कोर्ट के बिना कैसे चलेगा? पार्लियामेंट के बिना कैसा चलेगा? तो क्या हालत है आज के दिन उन इदारों की, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और उनको भी करनी चाहिए।
मैं अगले सवाल में आऊंगी सिद्धार्थ। जब मैं आपसे पूछती हूँ, जब ये कहा जा रहा है कि लिखने वालों की कलम से स्याही निकाल दी गई, देश के गृह मंत्री ने ये एक किताब के लॉन्च पर कहा है, ये कहते हुए कि संविधान की हत्या हुई थी इसलिए उस दिन को याद करना जरूरी है। बतौर पत्रकार आपका अनुभव, आज का जो दौर है, जो पिछले कई बरस गुजरे हैं, जो बात है लिखने वालों की कलम से स्याही निकालने की, आप जब इसके ऊपर नजर डालते हैं तो आप क्या पाते हैं? क्या देखिए आप पत्रकार पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है, मैं एक एक नाम ही काफी है, और वो है प्रबीर पुरकायस्थ। मैं इस नाम को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ठीक उसी तरह जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा उनका रोल था इमरजेंसी में, और वो इधर से उधर अलग अलग भेष पहन के जो है वो घूमते रहे वगैरह वगैरह। मैं किसी के जद्दोजहद को, किसी के संघर्ष को कम नहीं बताना चाहता। इंदिरा गांधी ने जो किया गलत किया। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को, अन्य जो बुद्धिजीवी, ट्रेड यूनियनिस्ट, बहुत सारे जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मोदी साहब भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, अच्छी बात है। लेकिन उस फहरिस्त में प्रबीर पुरकायस्थ का भी नाम है। वो गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और पता नहीं कितने महीने बंद रहे, लेकिन अच्छे खासे एक वक्त के लिए वो तिहाड़ जेल में बंद रहे। और शायद वो एक मिसाल है हमारे आंखों के सामने, जिन्होंने इंदिरा गांधी के घोषित आपातकाल के दौरान जेल की सजा काटी, और नरेंद्र मोदी साहब का जो अघोषित आपातकाल है उसके चलते भी उन्होंने जेल में वक्त काटा है। और इनका क्राइम क्या था कि वो पत्रकार है। और उनके जो पोर्टल न्यूज क्लिक ने बहुत सारी स्टोरीज चलाई किसान के आंदोलन के बारे में, CAA के खिलाफ जो संघर्ष चला उसके बारे में। और जब इनके पत्रकारों से पुलिस वालों ने पूछताछ की, जैसे उर्मिलेश जी बता चुके हमारे ही चैनल पे, उर्मिलेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछा गया कि भैया आपने क्यों किसानों पे इतने लेख लिखे, आपने कार्यक्रम क्यों किया CAA पे। इल्जाम पुलिस जो है लगाना चाह रही है दहशतगर्दी का, लेकिन सवाल आप पत्रकारिता के हवाले से पूछ रहे हैं। आप तो पत्रकार की बात कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि वहाँ के हाउस कीपिंग स्टाफ से और जो जूनियर स्टाफ थे उनसे भी यही समान सवाल पूछे गए थे, भले ही वो नॉन एडिटोरियल रोल में भी न्यूज थे। क्लिक में जी। तो मतलब ये एक जीता जागता मिसाल है, एक पोर्टल है जिसका गला दबोचने की पूरी जो है कोशिश इस सरकार ने की। वही लोग जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये कह के कि जी इमरजेंसी के टाइम में सहाफी के कलम की स्याही को निकाल दिया गया। तो आपके दौरान, आपके समय में तो वही हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कश्मीर में लोगों को गिरफ्तार किया गया, फहाद शाह, सजाद गुल जैसे पत्रकारों को जो है टाटा UAPA के तहत बंद किया गया। सिद्दीक कप्पन को 2.5 साल जो है बगैर किसी स्टोरी के जो है आपने उन पे ये इल्जाम चलाया। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नाम जो मोदी साहब ने एक तरह से पब्लिक को मिसलीड करने के लिए चलाया है, संविधान हत्या दिवस, इस नाम को क्यों चुना उन्होंने? इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 साल से विपक्षी दल और भी लोग इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मोदी साहब और मोदी साहब की जो हुकूमत है ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के संविधान को नष्ट कर रहा है। इसकी नीतियां जो है संविधान को अंदर से खोखला कर रहा है। तो ये अंदर से जो आप दीमक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं ताकि लोगों की नजरें वहां पे न जाएं। आप ये कहना चाहते कि संविधान का जो असली कातिल है वो तो कांग्रेस पार्टी है। जी, यही मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं, जैसा कि सर ने भी कहा कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, सबसे पहले चुनाव आयोग का नाम आता है। और हम जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरह की घटना कैमरे पर कैद हुई थी, हम उसमें देख चुके हैं। जिस इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उसका क्या हुआ था। तो हम क्या उस दिन को भी हम उसका एक दिन तय कर लें कि हम उस दिन भी, जिस दिन वो हुआ था, जिस दिन एक सरकारी अधिकारी ने इस तरह की पक्षपात की कार्रवाई जो कर रहे थे उसको पकड़ा गया था, तो क्या वो संविधान की हत्या नहीं है? जब हम कहेंगे कि जब कुछ गलत फैसले होते हैं
जब लगातार जो एजेंसीज हैं, अगर हम खास तौर पे ईडी का नाम लें, ईडी की हम लोगों ने वायर में कितनी रिपोर्ट्स की हैं जिसमें कहा गया है कि विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हुई, हमने न्यूज़ क्लिक की बात की है, लेकिन अभी तक आज की तारीख में बहुत सारे आरोप हैं, उनके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं है कि जिस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ साबित करने के लिए एजेंसी में है। एजेंसीज को जब सरकार का हथियार बना लिया जा रहा है, वो संविधान की हत्या क्यों नहीं है? इनका ये तौर तरीका भी ओरिजिनल नहीं है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों को जो कि उनके खिलाफ बोलना चाहते थे उनको निश्चिंत करके बिठा दिया, सिर्फ इतना कहकर कि आपके यहाँ भी छापा पड़ सकता है। तो इसमें देखिए, जब डिक्टेटर्स होते हैं, इंदिरा गांधी की वो जो फेस थी उसकी लाइफ की, उसमें वो डिक्टेटोरियल थी और अपने बेटे के प्रेम में लीन थी, भारत के प्रेम में लीन नहीं थी उस वक्त। लेकिन सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी ने 21 महीने के बाद इलेक्शन करवाए और साफ सुथरे इलेक्शन वो हुए, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों ने जाके कहा कि ये इलेक्शन हम हार सकते हैं, लेकिन उसने वो इलेक्शन करवाए। सुरखरू हो गई अंत में वो कि भाई लोकतंत्र को झटका पहुंचाया लेकिन उसकी हत्या नहीं की। 21 महीने के बाद कौन सा डिक्टेटर पावर छोड़ता है? मुझे याद है जियाउल हक जब आया था पाकिस्तान में तो उसने कहा था मैं तो चला जाऊंगा, बहुत जल्दी चला जाऊंगा। और एक प्रोग्राम वहां पर था जहां पर वो किसी एंटरटेनिंग प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था और मुझे तो अब माशाल्लाह 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए। तो उसका जो उस प्रोग्राम का इम्प्रेसरियो था उसने कहा ये तो आपकी जनरल साहब पुरानी आदत है, आप शुरू में 2 महीने के लिए आए थे, अब तो माशाल्लाह आपको 4 साल हो चुके हैं। ये वैसा ही कुछ तरीका है। देखिए मेरी बात समझिए, ये जो तात्कालीन लोग आज के दिन दुहाई देते हैं प्रेस फ्रीडम की, उस वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि द मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड बट इट स्टार्टेड क्रॉलिंग, दे न्यू द नेचर ऑफ द बीस्ट। और उन्होंने जो नस पकड़ी है वो नस पत्रकारों की नस नहीं है, वो जो ओनर है उनकी नस है। ये इमरजेंसी से लड़ाई लड़े एक निर्भीक ओनर के दम पर, और आज पत्रकारों को दबा रहे हैं जो सरमाएदार है, जो अखबारों के मालिक हैं, उनकी गर्दन दबाकर। जब कोई वर्किंग जर्नलिस्ट, देखिए असली फ्रीडम किसका गया है? वर्किंग जर्नलिस्ट का। आज के दिन पत्रकार कौन है? उसको कोई फ्रीडम है क्या? नहीं है। ओनर को फ्रीडम नहीं है, एडवर्टाइजर को थोड़ा है, सारी चीजें अंततः सरकार को फ्रीडम है और जो चाहती है वो करवाती है। ये सच्चाई है, यथार्थ है। आज के दिन सब कुछ व्हाट्सएप पे हो जाता है सुबह सुबह कि किसने क्या शीर्षक लगाना है, कौन सी खबर उछालना है, कौन सी खबर दबाना है, ये सब जानते हैं, हंसते हैं लोग। लेकिन सच्चाई है कि जेपी ने कहा था इंदिरा गांधी के बारे में जब वो अरेस्ट हो रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वो खबर यूएनआई ने फ्लैश की थी। और जब समाचार बना, मतलब इंदिरा गांधी ने समाचार बना दिया था, और जब उसने कहा था कि जनता पार्टी ने कि विल रिवर्ट इट टू स्टेटस को एंटी, तो नहीं हुआ वो। और जब बना तो उसके बाद बना, जब हुआ भी अंततः तो यूएनआई को कोई मदद नहीं दी गई। वो आज के दिन मरी हुई एजेंसी है, वो बिक रही है किसी को। लेकिन जो लोगों को इन्होंने मदद की, जो हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी थी हिंदी की, वो उनकी आइडियोलॉजिकल जो फाउंटेन हेड है उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसी थी, जनसंघ के फाउंटेन हेड के साथ जुड़ी हुई एजेंसी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ उन लोगों के पास है आज के दिन जिन लोगों की विचारधारा आज की तात्कालीन पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ एक पार्टी के साथ। और बाकी जो सैटेलाइट है उनके आसपास, वो औंधे पुंध लेटे हुए हैं, अपना दायित्व नहीं निभा रहे। क्योंकि अगर इस देश के निजाम को ऐसी चोट पहुंच रही है विच इज बियॉन्ड रिपेयर,
तो उनका कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य, कि खड़े होकर उस बात को रोकें, लेकिन सत्ता के नशे में वो नहीं रोक रहे। अ, क्या इसमें एक पहलू सिद्धार्थ, ये मेरा आपसे सवाल है, जो सर कह रहे हैं वो ठीक है कि लोग ओनर्स, क्योंकि उद्योगपति ही चला रहे हैं, लीगेसी मीडिया भी है तो उनके भी उद्योगपति ही कहे जाएंगे, उनके जो मालिकान हैं। इसमें एक दूसरा पक्ष पूंजीवाद का भी अगर हम जोड़ सके तो, कि आपको हर चीज़ के लिए पूंजी की ज़रूरत है, क्यों पत्रकारिता या कोई भी काम जो है क्यों सिर्फ इस तरीके से जुड़ चुका है कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने देखा था कुछ साल पहले एक टीवी न्यूज़ चैनल ने कोई क्रिटिकल रिपोर्ट चलाई थी, तो उनके जो सबसे बड़े विज्ञापन दाता थे उनका कहना था कि हम आपको विज्ञापन नहीं देंगे। इस तरह के दबाव जब आते हैं, हम एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारिता, चूंकि आप 10 साल से वायर भी रन करें, तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये जो पूंजी जिस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या ये रिस्क लेने के लिए क्या ये जोखिम रिस्क वर्दी है, या इस चीज़ के लिए जोखिम लिया जा सकता है, या फिर जिस तरह से सर कह रहे हैं कि उद्योगपतियों की गर्दन दबा रखी है, तो क्या स्वतंत्र पत्रकारिता की ज़रूरत सिर्फ उद्योगपतियों को है या फिर इस समाज को भी है, क्या दर्शकों पाठकों को भी है? इसमें दो चीजें हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता अगर जीवित रह सकता है तो आवश्यक है कि, इसकी आवश्यकता यह है कि जो आम नागरिक है, जो पाठक है, जो दर्शक है, वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। बहुत सारे मीडियाज के पेवॉल हैं, सब्सक्रिप्शन आप निकालिए, डोनेशन करें। जब तक जनता जो है इस चीज को नहीं चलाना चाहती, तब तक जो है ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो प्राइवेट मीडिया है, उद्योगपतियों वाला है, उद्योगपति फर्ज करें कि वो चाहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया चलाऊं, लेकिन उस पर दबाव डालने के लिए सरकार के पास इतने इतने ज्यादा हथियार हैं। खासकर अगर इस उद्योगपति के अलग अलग मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, अगर आप अखबार भी चला रहे हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपका, या कोई फैक्ट्री है, होटल है, तो हर सेक्टर में कॉम्प्लायंसेस हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं। तो वहां से कोई नुक्स निकालना किसी भी सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दबाव पड़ गया, लेकिन दबाव से ज्यादा, और इसलिए मैं एक तरह से डिस्कशन को इस दिशा में लेना चाहता हूं कि आपातकाल तब भी था, आज भी है, लेकिन एक दो बहुत बड़े फर्क हैं जिसको समझना मुझे लगता है कि जरूरी है। और यहाँ पे मैं रेफर करूंगा सुहास पालशेखर जी का एक लेख जो कल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, और एस.एन. साहू जिन्होंने इंडिया केबल में एक लेख लिखा ऑन प्रेस फ्रीडम। तो साहू साहब का जो उनका जो विश्लेषण है वो ये कि प्रेस फ्रीडम जो है, इमरजेंसी के टाइम तो सेंसरशिप था ही, आज के दौरान जो है फॉर्मल औपचारिक सेंसरशिप तो नहीं है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो मीडिया इदारे कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको ये फिक्र रहती है कि हमारे खिलाफ कौन सी कार्रवाई जो है सरकार कब लेगी। लेकिन इसके अलावा एक नया जो पहलू है इस आपातकाल के दौरान, वो ये कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा को फैलाने में सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी मदद कर रहा है। इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो संवैधानिक जो बुनियाद है हिंदुस्तान का, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल से पहले जो है लोगों ने इस चीज को बहुत कीमती समझा कि भाई एक सेक्युलर जो फैब्रिक है देश का, एक प्रो सोशलिस्ट एक जो मानसिकता है, बल्कि इंदिरा गांधी ने इसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की ताकि लोग इतनी आलोचना न करें आपातकाल का। तो संविधान में उन्होंने वो शब्द भी जो है प्रियम्बल में जोड़ दिए। लेकिन ये लोग जो हैं, ये सेक्युलरिज्म का मतलब संविधान की हत्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ जो है इन्होंने मुहिम छेड़ दी है, और इनकी मदद में जो है मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैदान पे उतर आया है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि इसने एक बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन खड़ा कर दिया है। दूसरी बात, जो पालसेकर साहब, प्रोफेसर पालसेकर ने अपने लेख में जो किया कि भाई इंदिरा गांधी का जो आपातकाल था, एक तो 21 महीने तक चला, और एक तरह से एक एडहॉक, एक मतलब स्पॉन्टेनियस, कोई ज्यादा सोची समझी जो है वो एक बहुत गहरा
एक चाल जो है आज के, अगर आप कोई भी इतिहासकार उसको परखे, देखे, समझे, स्टडी करें, कोई नहीं कहेगा कि ये एक लंबी योजना के तहत जो है इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल को घोषित कराया। ये मौका को देखते हुए वो पैनिक कर गई, और जो अलग अलग जो आंदोलन थे देश के कोनों में, जेपी का नाम विनोद जी ले चुके हैं, तो पैनिक में जो इंदिरा गांधी ने वो कर दिया, और फिर उनके जो डिक्टेटोरियल इंपल्सेस हैं 21 महीने तक चले। यहां पे जो है आज का जो अघोषित आपातकाल है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, और ये योजना जो है पिछले 100 साल से चल रहा है, जब से आरएसएस बना हिंदुस्तान में 1925 में। और इसके अलावा मुझे लगता है कि सोचा समझा तरीके से संविधान के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको, जैसे सेकुलरिज्म का जिक्र किया मैंने, इक्वल राइट्स का, मैं ये भी कहूंगा कि जो फेडरलिज्म है, हिंदुस्तान का जो संघीय ढांचा है, इसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो आपने घोषित नहीं किया, तो औपचारिक तरीके से लोग ये नहीं समझते, आम आदमी नहीं समझता कि भाई हिंदुस्तान में आज इमरजेंसी, हालांकि उसकी जो उसका असर, उसके असरात जो है नजर आते हैं, वो महसूस करता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, ये तो बस सरकार की एक नीति है। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एफआईआर हो जाती है। 19-20 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भले ही किसी की भी सरकार हो, मैं इस वक्त पार्टी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि बंगाल में भी ऐसा हुआ है, हरियाणा भी और मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, इसमें कोई एक सरकार नहीं है, पर ये पैटर्न जहां पर किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कोई जेल में जा सकता है चंद शब्दों के लिए माफीनामे के बावजूद, तो ये इसमें फिर हमें इसे घोषित आपातकाल कहने की क्या जरूरत है। आम आदमी को ये समझ में आ रहा है कि आज वो कुछ भी अगर किसी भी सरकार के खिलाफ कर रहा है, दे कैन एंड अप इन द जेल। तो अगर कोई चीज बगैर घोषित किए हो रही है तो उसे नाम तो नहीं ही दिया गया देखो, है। सिद्धार्थ ने एक बात, बड़ी अहम बात उठाई है। देखिए, मीडिया जगत में अपने जैसा सोचने वाले, अपने हितैषी लोगों को सुनियोजित तरीके से जगह दिलवाई गई, और उनकी विभिन्न इदारों में टाइम बाउंड प्रमोशन भी इंश्योर की गई। ये काम शुरू हुआ जनता पार्टी की सरकार के दौरान। उस वक्त आईएनबी मिनिस्टर कौन था? माननीय लालकृष्ण आडवाणी। उसके बाद अटल जी के टाइम पर मीडिया ओपन अप हुआ, टेलीविजन आया, प्राइवेट टेलीविजन। उसमें भी सुनियोजित तरीके से इन्होंने अपने अपने लोग बिठाए और अपने अपने हितैषी जो है ऐसी जगह पे पहुंचाए जहां पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो आर्टिकुलेट करते रहे। जो इनकी दूसरी सबसे मजबूत पार्टी, जो कि इनको काउंटर करती थी आइडियोलॉजिकली, वो तो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी मीडिया पर, और लेफ्ट पार्टीज ने भी अनफॉर्चुनेटली नहीं दी। इन्होंने क्या किया इस्तेमाल करके? इन्होंने सबसे पहले निशाना साधा वाम दल। इनको पता था कि सबसे मजबूत आइडियोलॉजिकल लिंचपिन अगर इनकी विचारधारा के खिलाफ कोई है तो मार्क्सिस्ट लोग हैं। उनके पास आर्टिकुलेशन है, उनके पास विविधता है, और एक समय में उनके पास 60-70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते थे पार्लियामेंट में। और उस पार्टी ने, वो पार्टी की वो मेथोडिकल पार्टी थी, जैसे कि ये भी मेथोडिकल है अपने तरीके से। और उस पार्टी में भले ही उनके 60 सदस्य थे उस समय, लेकिन उनका एक एक सदस्य जो था वो डोमेन नॉलेज रखता था। जब डिबेट होती थी पार्लियामेंट में, तो जब वो खड़े होकर बोलते थे तो तमाम दुनिया सुनती थी उनको। और उस वक्त कुछ ऐसे भी हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, शख्सियतें थीं जो इन लोगों को चुप करके बिठवा सकती थी। उनमें से एक चंद्रशेखर था। वो अपनी कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगभग हार रहे होते थे, लेकिन दूसरे विपक्षी दल ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि वो जीत जाएं। क्यों? ये बात एक बार मुलायम सिंह यादव से मैंने पूछी, तो उसने कहा कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है हमें अपनी पार्लियामेंट में, जो खड़े होकर बड़े मुद्दों पर आवाज बुलंद कर सके। तो उस जमाने का जो नेतृत्व था विपक्ष का, वो ना सिर्फ इस बात लड़ने पे उसका सिर्फ फोकस नहीं था इन लोगों से, इन लोगों के विरोध में ह्यूमन रिसोर्स को नर्चर करने का भी उन्होंने बीड़ा उठा रखा था। वो जो प्रथा थी वो आज के दिन खत्म कर दी गई है। कारण उसका मुख्य यह है कि
आप मुझे बताइए, रामविलास, मैं कल किसी एक शो में था तो उनका स्पोक्समैन बैठा हुआ था, मैंने कहा रामविलास पासवान जब इमरजेंसी लगी थी तो उभर रहा था, मैं कहा चरणों में बैठ के चंद्रशेखर के वो राजनीति सीख रहा था। मैं कहा चंद्रशेखर जी ने जेल चुनी, मंत्री परिषद नहीं चुनी। जब इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि इधर इट इज जेल और कैबिनेट पोजीशन, मैंने कहा आज के दिन कितने हैं जो इस तरह की चॉइस नहीं, मुझे बताइए ना कितने हैं जो मंत्री परिषद चुन के बैठे हुए हैं जेल से भागने के लिए। वॉशिंग मशीन हाँ जो हाँ, बीजेपी चलाता हाँ, है। तो सच्चाई है ये कि उस वक्त जो नेतृत्व था वो बड़ा सार्थक नेतृत्व था। ऐसे ऐसे लोग थे पार्लियामेंट में बैठते थे जिनको आसानी से अवहेलना नहीं कर सकती थी कोई भी रूलिंग पार्टी, खासकर इंदिरा गांधी तो करती नहीं थी। देखिए आप जो मर्जी कहते रहे, पार्लियामेंट की प्रथाओं की जो इज्जत शुरू की सरकारों में हुई और जो मजबूती पार्लियामेंट को प्रदान की गई, उसी पार्लियामेंट को आज के दिन बड़ी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है पंगु बना के रख दिया है एक ऐसे नेता ने जो पहले अपने कार्यकाल में वहां पर माथा झुका के जमीन पर लगा के अंदर प्रवेश किए थे। तो देखिए ऐसा होता है कि आप राष्ट्र भोग के चले जाते हो, जनता आपको याद आपके कारनामों पे बाद में करती है। आपकी कारनामों पे विवेचना आपके 10 साल बाद होती है और आपको इतिहास कैसे जज करेगा ये आपको खुद भी आभास होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस आदमी को आप कहते थे कि तो छाता पहन के नहाता होगा, मनमोहन सिंह, उसको आज के दिन इतिहास कैसा बाज रहा है। उसके वर्ड्स प्रॉफिटिक थे, हिस्ट्री शैल बी काउंट काइंडर टू मी, और उस आदमी को ऐसा पंगु कर दिया था कि वो बड़ा सीधा सा आदमी था। और मुझे याद है एक आध बार मैं आखिर में उनके कार्यकाल में मिलने गया हूं तो वो मुझे he walked up to me, he says any advice, and my heart sank, you know. I said what has been done to prime minister. तो हमारी पॉलिटिक्स में एट्रिशन को कम करने की जरूरत है। एट्रिशन के साथ राजनीति नहीं चल सकती, देश पनप नहीं सकता। घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि जिस तरह से जो भारतीय संस्थाएं, जैसा विनोद सर ने कहा कि संसद अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी कभी। अब हम बात करें अगर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी, हम एजेंसीज की बात करें, हम पुलिस की बात करें, हम न्यायपालिका की बात करें, क्या आज की तारीख में जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं अघोषित आपातकाल की, अगर प्रेस स्वतंत्र होने के लिए अपने आप प्रयास कर रही है, तो क्या ये सभी इदारे जो हैं ये अपने आप को आज़ाद कराने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं? क्या आप न्यायपालिका देखकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि एजेंसीज जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह से राज्यों की पुलिस काम कर रही है, क्या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? मीनाक्षी जी, अफसोस की बात तो यह है कि तमाम जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम अदलिया की बात करें, जुडिशरी की बात करें मतलब, या चुनाव आयोग है, आपने पुलिस फोर्सेस का जिक्र किया, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, मेरे ख्याल से हमेशा ये तमाम जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है शुरू से ही ये काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। तो जितना मजबूत उनको होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, उतनी मजबूती जो है उनको प्राप्त नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स, अलग अलग प्रधानमंत्री का भी इसमें रोल है, उनको भी ब्लेम जाना चाहिए। लेकिन जिस कदर पिछले 11 साल से देश के हर इंस्टीट्यूशन पे हमला हुआ है, देश के हर इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से आपने लोगों का चयन किया है, पहले भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर्स नियुक्त किए जाते थे, वो आपका एक पॉलिटिकल पहुंच होना शायद जरूरी था पहले भी, लेकिन एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी तो आप में था। लेकिन जिस तरह से लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, जिस तरह से चुनाव आयोग को स्टाफ किया जा रहा है, ये बताइए कि चलिए हमेशा एग्जीक्यूटिव के हाथ में, सरकार के हाथ में था कि आप इलेक्शन कमीशन को आप चुन सकते हो,
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 साल पहले ये सुझाव दिया संवैधानिक उसूलों को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हिंदुस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गुंजाइश या एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ उसी हालात में होगा जब चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं इनको एक इंडिपेंडेंट तरीके से चुना जाए। और कोर्ट ने बल्कि एक सुझाव दिया, एक बहुत ही पॉजिटिव सुझाव दिया सरकार को कि भाई आप एक पैनल रखिए जिसमें प्रधानमंत्री एक सदस्य होंगे, विपक्षी दल के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में वो दूसरे सदस्य होंगे, और तीसरा जो है किसी इंडिपेंडेंट शख्स को, और मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक इस तरह सीबीआई डायरेक्टर का चयन होता है। लेकिन जब कानून बनने का वक्त आया तो अमित शाह और मोदी साहब ने मिलके जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदस्यता होनी चाहिए थी, वहां पे आपने एक और सरकारी मिनिस्टर को बिठा दिया। तो इसी तरह से आपने पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन, मतलब वो जो कोर्ट का जो एक आइडिया था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बन सकता है, आपने उस पर पानी फेर दिया। तो सरकारी जो है, मतलब मोदी साहब, आप ये रेगुलेटरी एजेंसीज को देख लीजिए, मतलब देश का जो हर इंस्टीट्यूशन है इसको कमजोर खोखला करने की कोशिश जारी है। और जुडिशरी पे भी जिस तरह से कुछ जजेस जिन्होंने फैसला 5-6 साल पहले या 10 साल पहले सुनाया जो मोदी साहब को या अमित शाह साहब को पसंद नहीं, इनको जो है उठने की जो, मतलब हालांकि कोलिजन में रेकमेंड भी है, जैसे अकील कुरैशी साहब हैं, जो है इनको बनना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन आपने भेज दिया त्रिपुरा, और ऐसे 3-4 और मिसाल हैं। तो जुडिशरी को आपने कमजोर करने की कोशिश की। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब रेजिस्ट कहां से होगा? फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि हायर जुडिशरी, जो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं, इनमें अभी भी इतनी जान है, इनमें अभी भी इतना दम है कि वो संविधान की रक्षा कर पाए। लेकिन मेन जो लड़ाई है ये इस देश की जनता को लड़ना पड़ेगा इमरजेंसी के खिलाफ। हाँ, चुनाव 21 महीने के बाद हुए, और जिस तरह से लोगों को शायद एक शक या डर था कि वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, लेकिन वो निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस किए गए, इंदिरा गांधी हार गई। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि आज के दिन में हिंदुस्तान की जो जनता है, जो इलेक्ट्रेट है, आखिरकार वही लोग हैं जो इस देश के संविधान को, इस देश की डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचा सकते हैं। जी, और इस सब के बावजूद भी कल अमित शाह जी का कहना था कि लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया है, इस तरह से लोकतंत्र मुक्त हो, और इसके प्रयास जो है वो जनता के साथ में सभी नेता और ये सरकार भी मिलकर करे। आप दोनों इस शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।